कभी कभी हमारे को ये महसूस बहुत खनकती है, दिल में चोट लगती है कि हमारा कोई बंदा कहीं लगा हो तो उनका परिवार जो कल्याण बोर्ड है वो लाल लिट्टी में लिख देते कि डिफेंस का व्यक्ति नहीं है, डिफेंस का सैनिक नहीं। तो सैनिक जो नहीं गिनते तो हमारे को दुख होता है कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री। आर्मी का हम विरोध नहीं करें, आर्मी भी देश के लिए जरूरी है, दोनों के कारण ही आज देश में सुरक्षा शांति सलामती है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनको जो सुविधा नहीं मिले तो थोड़ा दुख लगता है। हमारा जवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, क्या वो शहीद नहीं है? वो शहीद है, शहीद है, शहीद है। हजारों बार हमारा पूरे नागरिक कहते हैं, सिविल नागरिक पे कहते हैं। आज भी 4 दिन पहले मेरे वहाँ पर मेहसाणा जिला में एक जवान शहीद हो गया, बंगाल के अंदर उसको गोली लगी, शहीद हो गया। लेकिन क्या कागज़ में वो शहीद हुआ है? हमारा एक है ना, हमें कागज़ में शहीद होना मांगता है, हमें सिर्फ जवान से नहीं चाहिए। हमारा जवान जब लाइन फर्स्ट ऑफ लाइन डिफेंस है, पूरे दुश्मन की गोली के सामने रहता है, तो क्यों ऐसा? हम ढोल नगारा जैसे बोलते हैं ना, राजा को जगाना हो, कुंभकर्ण की नींद में वो जो जगा था कुंभकर्ण भी जग सकता है। तो ये तो हमारे घर के गुजरात के, हम नगारा बजाएंगे पैरामिलिट्री के जवान और उनको जगाएंगे और पैरामिलिट्री का हक सम्मान पूरे देश को, देश के जितने भी पैरामिलिट्री उन सबको मिलेगा। और ये क्रांति गुजरात से शुरू हो रही। आप तो सेना वाले मरने के लिए भर्ती होते हैं, मगर नहीं जी, हम मरने के लिए, हम मारने के लिए भर्ती होते हैं। इसमें किसी मंत्री मिनिस्टर का कोई बेटा अगर आज सेना में अर्धसैनिक बल में हो तो हमें बताइए, आप पहले उनके लिए कंपलसरी करिए 5 साल वहाँ जाए। और हमारे BSF वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो शहीद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। शहीद होता है जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वो अपना शहीद हो जाता है। देश में जब कोई भी जवान शहीद होता है या उसे किसी आतंकवादी की गोली लगती है तो वो गोली किसी में फ़र्क नहीं करती, वो सेना का जवान है या फिर अर्ध सेना का जवान है। लेकिन सरकारों को जब उनके लिए लाभ देने की बात होती है, कल्याणकारी योजनाओं की बात होती है, तो सरकारें उसमें फ़र्क करती हैं। आज हम गांधीनगर में उपस्थित हैं। गांधीनगर में अर्धसेना के जो लोग हैं, जो पूर्व रिटायर्ड हो चुके हैं, वो आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकारें क्यों फ़र्क करती हैं। हम उनसे बात करेंगे। दीपेश भाई हमारे साथ हैं, उनके प्रमुख हैं। दीपेश भाई, खास करके सरकारें क्यों ऐसा फ़र्क करती हैं? क्योंकि अलग अलग चीज़ों को लेकर, और आप लोगों को एक समय तो आप लोग देश की सुरक्षा करते हैं अलग आतंकवादियों उग्रवादियों के साथ में, लेकिन अब आपकी मांगों को लेकर आप लोगों को रास्ते भी उतरना पड़ रहा है। एक तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, आज के जो आपने पूछा बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हमारे को कहीं ना कहीं जगह मैं एक क्लियर बात बताऊँगा कि जवान हूँ कि आर्मी के अंदर जो भी प्रॉपर चैनल है, पूरी उनका नीचे से जो बनता है वो मेजर जनरल या जैसे आपने बिपिन रावत तक CDS जो बने, वो पूरा एक प्रॉपर चैनल मेजर जनरल लास्ट जनरल तक बनते। लेकिन हमारे में एक दुविधा है, जो बीच में हमारे DIG तक हमारे जो असिस्टेंट कमांड से सीधी भर्ती होते हैं वो हमारे को जवानों को जानते हैं बखूबी, लेकिन बीच में हमारी गैप एक इंस्पेक्टर जनरल जो IPS रैंक के बीच में आते हैं, तो हम उनको दोषी नहीं मान रहे। लेकिन उनको क्या, उनका पीरियड 2 साल का रहता है या तो 1.5 साल का, फिर वो वापस पुलिस में चले जाते हैं। तो जो बीच में गैप है IG और DG का, हम लोग जवान हैं नीचे से रिपोर्ट करते तो DIG तक रिपोर्ट करते, लेकिन फिर IG और DG जो है वो IPS है, उन दोनों में फिर एक IG साहब आ गए हमारे फ्रंटियर में, तो आगे जो DG है वो चेंज हो गया, तो दोनों की जो लिंक है वो नहीं मिल पा रहे। उसी कारण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है कि हम लोग जो हमारे अंदर भी हमारे कमांडेंट साहब है वो लेते हैं सभा, जो CO साहब का दरबार बोलते हैं, तो उसमें भी वो ये प्रस्तुत हम लोग करते, लेकिन वो बात आगे तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं अटक जाती है। यही मेन कारण है कि आर्मी संगठन का जो भी है, सेना है, उनका प्रॉपर बात जो उनका संरक्षण मंत्री है अभी जो राजनाथ साहब है और राष्ट्रपति के तक जाती है, और हमारी बात कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि अटक जाती है। बाकी हमारी ये मांग आज की नहीं है, जब से हमारे जो पैरामिलिट्री का गठन हुआ है 1962-63 गिन लो, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री आसाम राइफल है। उसके बाद 1939 में CRP है। CRPF ने 1965 तक पूरा हमारे सरहदों का सुरक्षा किया। उसके बाद जरूरत पड़े आज BSF पाकिस्तान बांग्लादेश की सरहद की सुरक्षा करता है। ITBP है वो चीन की सरहद की, SSB नेपाल भूटान की, आसाम राइफल है बर्मा बॉर्डर की सुरक्षा करता है, और CISF एयरपोर्ट महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण भारत देश की संपत्ति उसकी सुरक्षा करता है। संसद पर CRPF जो है छत्तीसगढ़ और वहाँ पर सुरक्षा। कहने का मतलब हम लोग भी देश के लिए कुर्बान होते, शहीद होते, लेकिन हमारी जो प्रॉपर जो मांग है, जो हम लोग बताते वो मंत्रियों तक नहीं पहुँच पाती। मांग क्या है खास करके अगर बात कर रहे हैं लोगों को
मांगे जो हैं वो खास कर, क्योंकि आर्मी को अभी फिलहाल मुझे सकनीय करोड़ की घोषणा की, दूसरे अलग अलग घोषणा, आप लोगों की क्या खास मांग है? हमारी मांग अभी ज़्यादा नहीं, हमारा क्या है, समझो कि गुजरात में जो आर्मी सेना को जो सम्मान सुविधा हक मिल रही है, सालों से मिल रही है, वो हमारे को बीएसएफ का कोई भी कर्मचारी जो निवृत्त होता है शहीद पर, उनको वो प्रॉपर नहीं मिल रही। तो हमारी मांग मेन वही है कि जो आर्मी को गुजरात सरकार सम्मान देती हो, हमारे पैरामिलिट्री के जवान और शहीद परिवार को दे। कभी कभी हमारे को ये महसूस बहुत खनकती है, दिल में चोट लगती है कि हमारा कोई बंदा कहीं लगा हो तो उनका परिवार जो कल्याण बोर्ड है वो लाल लिट्टी में लिख देते कि डिफेंस का व्यक्ति नहीं है, डिफेंस का सैनिक नहीं। तो सैनिक जो नहीं गिनते तो हमारे को दुख होता है कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री, आर्मी का हम विरोध नहीं करें, आर्मी भी देश के लिए जरूरी है, दोनों के कारण ही आज देश में सुरक्षा शांति सलामती है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनको जो सुविधा नहीं मिले तो थोड़ा दुख लगता है सर। दुख लगता है सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से पूरी बातों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सरकार की, आपने कहा कि आप लोगों का कोई संगठन नहीं है, दूसरा सरकार मानती नहीं। जैसे दीपेश भाई ने कहा कि उनके संरक्षण मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लेकिन आपके भी तो गृह मंत्री के अंदर में आता है, आपके तो अमित शाह हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी उनसे मांग की कि आप तो खुद हैं, अमित शाह सब कुछ जानते हैं, तो क्या मतलब चीज़ें हैं, क्या हो सकती हैं इसमें? अब इसमें तो जैसे हमने पहले बताया कि हमारे अंदर जो डीआईजी तक है, उसके बाद में आईपीएस है, वो हमारा बहुत बड़ा गैप बन रहा है, जो आपको हमने पहले ही बताया। क्योंकि आईपीएस और जो भी आते हैं वो हमने बोला कि 2 साल के लिए आते हैं, जो हमारी फ़ौज को डीपली नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो समझने का है कि भाई ये किस टाइप की मुसीबत से जूझ रहे हैं, या इनके आगे परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसलिए हमारी प्रॉब्लम आगे जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसी कारण से। सर, क्या खास करके जो जब लाभ देने की बात आती है, सही तो उसके बाद आती है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है आप लोगों के, और कितना गुजरात सरकार देती है, और कितना मतलब आप लोगों की डिमांड है? अभी तक सर हमारे को गुजरात सरकार ने, हमारा कोई भी जवान शहीद हो जाता था या किसी भी तरह से एक्सीडेंटली फायर में कहीं एक्सपायर हो जाता था, तो वो सिर्फ एक्सपायर होता था, उसकी सिर्फ मौत होती थी। जब कहीं ऐसा होता है, कोई भी आर्मी का जवान है किसी भी तरह से होता है, तो उसका कहा जाता है कि वो शहीद हो गया, कि हमारा जवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। क्या वो शहीद नहीं है? वो शहीद है, शहीद है, शहीद है। हज़ारों बार हमारा पूरे नागरिक कहते हैं, सिविल नागरिक भी कहते हैं। आज भी 4 दिन पहले मेरे वहाँ पर मेहसाणा जिला में एक जवान शहीद हो गया, बंगाल के अंदर उसको गोली लगी, शहीद हो गया। लेकिन क्या कागज़ में वो शहीद हुआ है? हमारा ये कहना, हमें कागज़ में शहीद होना मांगता है, हमें सिर्फ जबान से नहीं चाहिए। हमारा जवान जब लाइन फर्स्ट ऑफ लाइन डिफेंस है, पूरे दुश्मन की गोली के सामने रहता है, तो क्यों ऐसा? लेकिन भेदभाव है साहब। ये आपने कहा कि भेदभाव, लेकिन सरकार तो कहती कि ओरली उसने एक बार कह भी दिया था कि हम शहीद मानेंगे, जब बहुत सारे लोग आपके एक साथ शहीद हो गए थे कश्मीर में। तब सर मानेंगे से नहीं चलेगा, हमें इनको देना पड़ेगा, चाहे मीडिया के सामने बोले या अनाउंसमेंट हो, रिटर्न में होना चाहिए, या अनाउंस करे, पूरे भारत देश की पब्लिक भी सुने कि ना भाई अर्धसैनिक बल का जवान शहीद माना जाएगा। लेकिन अभी तक कोई जीआर ये लोग करते नहीं, बस खाली बातें करते हैं। बातें से हम मानने वाले नहीं हैं, लॉलीपॉप वाली बात हो गई साहब। हमें चाहिए शहीदी का दर्जा, और एक्समैन का दर्जा दीजिए, एक्समैन का दीजिए, हमारे को शहीदी का दर्जा दीजिए। जब एक भारत माता की, एक माँ की 2 संतान है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री, तो इनमें भेदभाव क्यों? जब एक माँ अपने बेटे को, 2 बेटे होता है, एक निकम्मा होता है, एक अच्छी नौकरी करता है, चाहे कलेक्टर साहब की नौकरी करता हो, आईपीएस हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, और एक निकम्मा हो, तब भी माँ भेदभाव नहीं करती है, तो भारत सरकार क्यों हमारे पे भेदभाव करे? ये सबसे बड़ा अन्याय है, हमारे अर्धसैनिक बल को ये सबसे बड़ा झटका लगा, दुख है, और हमेशा दुख रहेगा जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक। दीपेश भाई, आपने कभी मांग नहीं की? आप लोग तो इतने सक्रिय हैं, कभी सरकार से नहीं कहा कि हमको भी आप गिनिए सही, क्योंकि गोली किसी में भेदभाव नहीं करती, सरकार क्यों कर रही है? नहीं, हमारे सेंट्रल कमेटी भी है जो भारत सरकार के साथ बातचीत करे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। फिलहाल तो सेंटर में से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि जब सरकार को लाभ देने की बात आती है तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतनी चीज़ें नहीं दे पा रही। दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोग इतने समय से लड़ रहे हैं। दिक्कत का ऐसा है कि जैसे 2012 में सुशील कुमार शिंदे साहब ने एक मेमोरेंडम निकाला था कि हर राज्यों के अर्धसैनिक बल को माजी पूर्व सैनिक का दर्जा मिलना चाहिए, उस तरह दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी राज्यों ने नहीं किया है। अगर वो ये सरकार अगर उसको पारित करेगी या पास करेगी तो हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको लगता है कि अभी की सेंट्रल में जो भी देश में जो
सत्ता में है जो पार्टी या जो गृह मंत्री, उन्हें सभी राज्यों को फिर से याद कराना चाहिए कि ये हो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। हम 2015 से उनको याद करा रहे, बता रहे, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कोई रिटर्न में लेटर आता है, क्या दिक्कत हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, कुछ बता रहे हैं? अभी तक रिटर्न में कोई लेटर नहीं आया। हमने काफ़ी दस्तावेज उनको भेज भी दिए हैं। पर्सनली किसी ने भी भेजा हुआ है, किसी संगठन के माध्यम से गए हुए हैं, किसी स्टेट के माध्यम से गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। फिर अब क्या करेंगे? ये इतने समय से आप लोग हैं और नहीं सुनी जा रही है आपकी बात। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मार्ग लेना ही पड़ेगा, तो अनशन में बैठना पड़ेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दीपेश भाई क्या करेंगे? अब तो आप लोग आ गए यहाँ, मंजूरी भी नहीं है आप लोगों को, करेंगे क्या? क्योंकि सरकार न तो आपकी बात सुन रही है, मांझी की स्थिति देख के लग रहा है कितनी दयनीय स्थिति है। सरकार सिर्फ आप लोगों को से भर्ती कर लेती है, आप लोगों की सेवा लेती है, लेकिन जब बदले में कुछ देना होता है तो कुछ सामने दिखता नहीं है। एक तो क्या है, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, बड़ी दुख की बात है। अगर मैं ये सब्जेक्ट में यही कहना चाहता हूँ बार बार कि हमारा परिवार कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण के बोर्ड के मुताबिक हर सैनिक कल्याण बोर्ड का अगर होता गठन, तो आज ये मैडम का जो परेशानी है, पेंशन का हो, ऐसे कई समस्याओं का सुलझा सकते थे। लेकिन अभी आपने जो पूछा कि हमारा जो ये मांग नहीं पूरी होगी, तो क्या हम पहले भी बता दिए कि हम सिपाही है, हार नहीं मानेंगे। खास अर्धलश्कर जवान जो 24-24 घंटे देश की सीमा पर सुरक्षा कर सकते, तो क्या अपने मान सम्मान के लिए आप सोचो कि किस हद तक जा सकते? वो किसी भी हद तक जाएंगे। और ये देशभक्ति का, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, ये राष्ट्रहित का काम है। ये हम लोगों का जो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड आज खड़े हुए, वो सभी एक देशभक्त है। सबसे पहले तो वो सभी का एक ही मांग है कि मेरे देश का जवान, आज देश तभी सुरक्षित है जब देश का जवान जो बॉर्डर पे सीना तान के खड़ा है, उसको मान सम्मान बना रहे। अगर हम देख हमारी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए अगर अच्छे सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप सोचो कि नो पेंशन नो टेंशन वाले सुरक्षा ऊपर हम कितना कर सकते हैं। तो वो भी हमारी प्रमुख मांग जो सेंटर है। लेकिन फिलहाल हम यही बात करेंगे, केंद्र जो सरकार की हमें बात अभी नहीं कर रहे, हम गुजरात सरकार के साथ जो हमारी मांग है, सम्मान है, और हमारे केंद्र सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी और खाल गुजरात के पनोता पुत्र जो बोलते हैं यशस्वी, उन्होंने 370 कलम दूर किया है, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, उन्होंने वो भी एक हफ्ते में, हर सोमवार को श्रावण महीने का। तो इतने गंभीर अगर समस्या, इतना 75 साल पुराना जो समस्या, वो बंधारण में सुधारा हो सकता है। और हमारे बंधारण के गढ़वैया जो है बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने भी बताया कि जब समय आएगा तो उसमें नियम में चेंज हो सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री के ऊपर विश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को लग रहा है यहाँ से प्रॉपर बात आगे नहीं चल रही है। पिछली सरकार ने, हम आज की सरकार के ऊपर दोष नहीं कर रहे, हमारी अर्धलश्कर की मांग पुरानी है। जो भी सरकार करे हम उनके साथ ही है, उनका स्वागत करते। और आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो हमारे को भरोसा है कि कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनका जो भी होली हो, दिवाली हो, वो हमारे साथ बिताते हैं, रसगुल्ले भी खिलाते हैं, गुलाब जामुन भी खिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनको प्रॉपर बात नहीं पता चली। अमित शाह साहब भी हमारे यहाँ के गृह मंत्री है, तो हमारे को गृह मंत्री के ऊपर भी विश्वास है। और हम ढोल नगारा जैसे बोलते हैं ना, राजा को जगाना हो, कुंभकर्ण की नींद में वो जो जगा था, कुंभकर्ण भी जग सकता है। तो ये तो हमारे घर के है, गुजरात के, हम नगारा बजाएंगे पैरामिलिट्री के जवान और उनको जगाएंगे। और पैरामिलिट्री का हक सम्मान पूरे देश को, देश के जितने भी पैरामिलिट्री, उन सबको मिलेगा। और ये क्रांति गुजरात से शुरू हो रही, उसके लिए मैं हमारे गुजरात अर्धलश्कर परिवार सभी को बधाई देता हूँ। गुजरात में क्या स्थिति? गुजरात में शहीदों की क्या परिस्थिति? गुजरात में शहीदों को जो आपके जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं, जैसे वो अगर शहीद होते हैं तो उसके लिए क्या मतलब पैरामीटर्स हैं जो जिनको लाभ मिलता है? सब अभी गुजरात सरकार ने पहले भी जो 1 लाख रुपए थे, उसमें उन्होंने शहीद हमारे को दर्जा नहीं है। तो हमने इस बार बोला है करेक्शन से थोड़ा इसमें कीजिए, क्योंकि शहीद आर्मी ये हमारे बाहर नमस्कार सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और है मनोज तिवारी साहब, और हमारे ऑल इंडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब है किरणपाल साहब, वो भी दिल्ली से। तो सर हमारा जो सरकार है, उन्होंने 1 लाख रुपए में कोई भेदभाव ऐसे नहीं किया। लेकिन हम उसमें पर्टिकुलर, आज ये सरकार है, कोई दूसरी सरकार होगी, लेकिन उसमें पर्टिकुलर जब तक हमारे को सेंटर से शहीदी का दर्जा ना मिले, तब तक हम इधर ये हमारा एक ऑप्शन लिखाना चाहते हैं कि शहीद ऑब्लिक अर्धलश्कर के जो ऑन ड्यूटी में, क्योंकि हमारे को मृत्यु बोलते हैं आज तक, तो मृत्यु हुए जवान को भी 1 करोड़ मिले, वो थोड़ा वो भी करेक्शन कराना है। इसलिए हमारे जो भाई ने बोला, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिला, उस उपलक्ष्य में बोला है। बाकी सरकार ने पैरामिलिट्री, आर्मी दोनों ऑब्लिक में 1 करोड़ का हम सम्मान करते, लेकिन उसमें जो त्रुटि है वो थोड़ी दूर करानी है। सर क्या कहेंगे, इतने समय से आप लोगों का ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है?
मैं मुख्य संयोजक हूँ ऑल इंडिया का, और पैरा मिलिट्री फोर्स की जो हमारी गुजरात की टीम है, इन्होंने काफ़ी दिन से जो अपनी मांग, अपनी डिमांड्स भारत सरकार और गुजरात से ही एक तरह से सरकार का नेतृत्व भारत में हो रहा है। सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ में जिस तरह का भेदभाव, सौतेला व्यवहार प्रत्येक सरकार द्वारा, पार्टी किसी की भी हो, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम गैर राजनीतिक हैं, पिछले काफ़ी दिन से हम अपनी बात कर रहे थे। जिन लोगों ने पुलवामा के अंदर सीमाओं की सुरक्षा पर नक्सलवाद में अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन वीर शहीदों ने अपनी जान गंवाई, जो हमारे लोग हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा, उनकी डेफिनेशन तक बनाने के लिए सरकार के पास में टाइम नहीं है? गृह मंत्री जी इस क्षेत्र से, यहाँ से वो नेतृत्व करते हैं, उनके पास में समय नहीं है कि वो हमारी गुजरात टीम के साथ में, हमारी ऑल इंडिया टीम के साथ में वार्ता करें। ये लड़ाई अब संपूर्ण भारत के अंदर शुरू हो चुकी है, और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, हम प्रत्येक राज्य में इसी तरह का शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हम अनशन करेंगे। और गुजरात टीम के साथ में आज ऑल इंडिया से जो हमारा पैरा मिलिट्री लश्कर है, यहाँ पे अर्धसैनिक लश्कर, सेंट्रल टीम हमारे उपाध्यक्ष जी आए हुए हैं। हम संपूर्ण भारत से गुजरात टीम का सहयोग करते हैं, और हम अंतिम उन क्षणों तक लड़ेंगे कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारे अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड का गठन नहीं होगा। हमारी इन 14 मांगों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर आगे हम आंदोलन संपूर्ण भारत में करेंगे इसी तरह का। सर थोड़ा आप आगे आ जाएंगे। अब आप तो उपाध्यक्ष हैं, आप लोग भी इसमें एक बारीकी से हर चीज़ जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हुई है, लेकिन सवाल यही है कि चाहे उस पार की सरकार हो या इस पार की सरकार हो, कैसी भी है, लेकिन आप लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कहीं कुछ आप लोगों की तरफ से कचासी या सरकार की नीयत में कहीं ना कुछ ठीक नहीं है? देखिए, पुरानी प्राचीन समय से आ रही है, आज़ादी के बाद के से जो हमारे अर्धसैनिक बलों ने 36,000 अर्धसैनिक बलों ने अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर किया है, और सैनिक बलों का आंकड़ा लगाएं तो 26,000 का है। आज़ादी की लड़ाई, हम जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, स्वामी रामदेव जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था जोधपुर में कि आर्मी का जवान तो बॉर्डर देखता ही नहीं है, और हमारी तो पूरी ज़िंदगी बॉर्डर पे ही कटती है। बीएसएफ ने तो पाकिस्तान के 14 मिनट में 14 बैंकरों को नष्ट किया था। 71 की लड़ाई बीएसएफ में लड़ी थी, और अभी कारगिल लड़ाई में हमारे एक डिप्टी कमांडेंट एसएस यादव जी शहीद हुए थे, और उनकी पत्नी अभी बीजेपी के उसमें वो समन्वय समिति में भी है। खैर उस वक्त पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी आएंगी, बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी, सरकार आएंगे। मुझे आदेश मिला कमेटी की तरफ से, कन्फेडरेशन ने कहा अभी वहाँ जाना है गुजरात में, और गुजरात के लोग बड़े ही ईमानदार और सच्चाई से कार्य करते हैं। और हमारी 10 तारीख में सहारनपुर में मीटिंग थी उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा ये संघर्ष चल रहा है। अधिकार है, ये अधिकारों का संघर्ष है, अधिकारों की लड़ाई है। और कहा करते हैं कि अधिकार लिए नहीं जाते, अधिकार छीने भी जाते हैं। अधिकार हमारा हक है। आप लोग सैनिक ही हैं तो स्वाभाविक है। जी जी, हमने लड़ना भी सीखा है ना। कई मीडिया वालों ने मुझे जंतर मंतर पर कहा जी आप तो सेना वाले मरने के लिए भर्ती होते हैं, मगर नहीं जी, हम मरने के लिए, हम मारने के लिए भर्ती होते हैं। इसमें किसी मंत्री मिनिस्टर का कोई बेटा अगर आज सेना में अर्धसैनिक बल में हो तो हमें बताइए, आप पहले उनके लिए कंपलसरी करिए 5 साल वहाँ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ राज्य स्तर की मांग पर आता हूँ। जो इनकी मांग है, जो ये बेचारे बहुत दिन से भूले भटके हैं, जब सीमा पर गोली खाते, आई एम ऑल्सो गनशूट इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। मैंने खुद देश के लिए गोली खाई है, मेरा छोटा भाई भी शहीद हो रखा है, और ये इन्होंने अपनी जवानी बॉर्डर पे दिया है सबने। ये बुजुर्ग सब यहाँ खड़े हैं, ये किस लिए खड़े हैं? जैसे CGHS हर यहाँ 33 ज़िले हैं, गुजरात के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में CGHS डिस्पेंसरी हो। जिस तरीके से ECHS सैनिकों के लिए है, तो इनके लिए भी CGHS डिस्पेंसरी बनाई जाए। दूसरा, जिस तरीके से सोल्जर बोर्ड आर्मी के लिए होता है, तो हमारे लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। तीसरा, एक 2012 में 2012 के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सरकार ने एक लेटर निकाला था कि उसी लाइन में इनको बेनिफिट दिए जाएं, डिफेंस की लाइन में, जिस तरह सैनिकों को दिए जाते हैं, यानी जो राज्य सरकार उनको भी नौकरी और जो सारी सुविधा देने का प्राविधान करे। क्योंकि गोली नहीं देखती सीमा के ऊपर, ये अर्धसैनिक का बल का खड़ा है। मैंने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से भी कहा था
मगर जी शहीद का दर्जा हमें नहीं मिला, हम शहीद नहीं है क्या? बोला शहीद की परिभाषा ही नहीं, मगर शहीद की परिभाषा नहीं है तो आप बना दीजिए, आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार है। हम अर्धसैनिक, देखो हम आप आज क्लियर बता देता हूँ, हम भी आधे सरकारी हैं क्योंकि हम पेंशन ले रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आप शहीद का परिभाषा लिख दीजिए। वो आर्मी को तो बैटल कैजुअल्टी मिलता, तो हमको बैटल कैजुअल्टी दे दीजिए। एक यहाँ कृष्णा घाटी पे पेट्रोलिंग में एक बीएसएफ का जवान था, हेड कांस्टेबल सागर सिंह, उसकी गर्दन काटी, और आर्मी के एक नायब सूबेदार परमजीत की गर्दन काटी गई थी। उसको तो शहीद का दर्जा, और हमारे बीएसएफ वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो शहीद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। शहीद होता है जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वो अपना शहीद हो जाता है। हमारे अर्धसैनिक बल के जवान चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का भी चुनाव करवाते हैं। कोई भी बहुत बड़ा वार हो, फॉरेन में भी, विदेश में भी हमारे कंटिजेंट जा रहे हैं। विदेश में भी शांति सुरक्षा में भी हमारे शांति सेना बनकर भी हमारे जो वो जा रहे हैं। मतलब हमारी भागीदारी कहाँ नहीं है। लड़ाई के दौरान कंधे से कंधा मिला करके बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल ये लड़ाई लड़ती हैं। ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी हो, वो गलतफहमी है उनकी। आर्मी का जवान बॉर्डर नहीं देखता है, वो 17 साल में 18 साल में ऐसे ही अपने बैरिगों में सो के पेंशन है। मैं उनसे कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। फिर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, इस सरकार का भी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये सभी उनमें वो भी आते हैं, जैसे मैंने सीजीएचएस डिस्पेंसरी की बात कही, हम केवल अर्धसैनिक बल के जवान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और इनके खाते में जाएगा, चाहे सरकार किसी की हो। उत्तर प्रदेश में मैंने योगी सरकार से कराया, उनके साथ मीटिंग रखी कि अर्धसैनिक बल का जवान जो शहीद हो जाएगा उनके परिवार को नौकरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार देगी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने 15 दिन में ऑर्डर कर दिया। जो बात समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत हो रही है? जो सुविधा है, जो सामान है, एक माँ के 2 बेटे होते, एक सेना में चले जाता है, एक अर्धसेना में, तो इतना बड़ा भेदभाव क्यों? दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही बाप के बेटे हैं। तो हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। प्राचीन काल से चली आ रही है लड़ाई। धीरे धीरे आर्मी की लड़ाई OROP की 40 साल तक चली थी, और हमने भी कसम खाई है कि हम भी जो कुछ ना कुछ लेके रहेंगे, अगर हमारी साहस रहा, जब तक ज़िंदगी रहा। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ, मीडिया के माध्यम से ये सरकार गुजरात सरकार तक जाए। गुजरात में भी, क्योंकि गाँवों का देश है, 18,776 गाँव इस गुजरात के अंदर आते हैं, 33 ज़िले आते हैं। हर गाँव में, हर ज़िले में अर्धसैनिक बल का जवान है। तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा। ये गुजरात से बहुत बड़ा संदेश भी गया, विकास का मॉडल स्थापित किया। तो ये अर्धसेना के लिए भी काम करने, तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार करूंगा। मैं उनसे हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका भी जय हिंद। हमारे साथ दूसरे, हाँ, क्या कहेंगे जी? आपने कहा कि मेन मुद्दा, क्या मुद्दा है आपका? साहब, ગુજરાતમાં પેરામિલિટરી સાથે बहुत अन्याय થઈ રહ્યો છે। હરેક સ્ટેટમાં જવાનોને ખેતીને જમીન મળી શકે, પણ ગુજરાતમાં નથી મળી, ખાતેદાર નથી બની શકતા। और ઉદ્યોગપતિઓને માટે સેંકડો એકર જમીન એને આપી દે છે। જવાનને ફક્ત 2 એકર જમીન નથી મળી શકતી સાહેબ। તો જવાન એક તો કિસાનના બેટા ફોજમાં ભરતી થાય, બીજા કોઈ નથી થઈ શકતા। और જવા ફોજ 20 વર્ષ નોકરી કરી અને આવે છે ત્યારે શું વિચારે કે હું ખેતમજૂરી કરતો, આજે હું મારે 2 વીઘા 1 વીઘા 2 વીઘા જમીન લઈ ફૂલમાળી બનાવું, કોઈ સબ્જી વેચી અને મારું ગુજરાન ચલાવું। પણ ગુજરાતમાં સાહેબ એવો કાયદો નથી, બાકી હરેક સ્ટેટમાં છે સાહેબ। તો મારા એક જ અન્ય બહુ મોટો અન્યાય છે સાહેબ। અમે 2 વીઘા જમીન નથી લઈ શકતા। જીપીએફના પૈસા આવે તો અમે વિચારીએ કે 2 વીઘા જમીન હોય તો અમે અમારું ગુજરાન ચલાવી શકીએ, અમારા બાળકો એમાંથી। અને ઉદ્યોગપતિ માટે હજારો એકર જમીન એમને ફ્રીમાં આપી દે છે। ભારત દેશ 90% ખેતી પ્રધાન દેશ છે। 90% લોકો ખેતી ઉપર નિર્ભર કરે છે। ઉદ્યોગમાંથી અનાજ નથી પેદા થવાનું, જમીનમાંથી થવાનું છે। તો જવાન બોર્ડર ઉપર મહેનત કરીને આવે છે, એ ખેતી કરી શકે તો એના માટે ખેતીની જમીન નથી દેવાતી। તો મારો એક જ પોઈન્ટ છે કે જવાનોને જેને પાસ ખેતી નથી એને ખેતીવાળા બનાવવા જાય। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारी मांगे हैं अर्धसैनिक दल की, वो अपने हिसाब से आए हुए, और गुजरात से वो चाहते हैं कि गुजरात से ये आवाज़ उठे और पूरे देश में जाए, और उसकी शुरुआत अभी कर दी है। उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहाँ से वापस कर नहीं जाएंगे। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदपुर, गांधीनगर।